विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं विजय तिलक, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। तो मिशन 2022 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नोएडा में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर यूपी को ही नहीं देश को एक बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर नोएडा को शिलान्यास स्थल को सजाया गया है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट पीएम मोदी और सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर किस तरह से तैयारी की जा रही है। एक छोटा सा रनवे बनाया गया है जिस पर आप देख सकते हैं कि एक हवाई जहाज टेक ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए कि कितनी खूबसूरत तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा जा रहा है। तो यानी तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है और उम्मीद है कि कुछ ही देर में ये सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और बस इंतजार रह जाएगा तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का, ताकि वो आकर के यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखें, जिससे विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में फिर से बह सके। और माना जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं। तो सुबह 11:20 पर दिल्ली से जेवर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 11:50 पर पीएम जेवर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 12 बजे से 1 बजे तक शिलान्यास और जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। जेवर से दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे 1:15 पर। तो नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में एक होगा। इसकी कनेक्टिविटी 4 एक्सप्रेसवे से सीधे रहेगी और एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी के 30 जिले जुड़ेंगे। वहीं एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल और 5 रनवे होंगे और इस पर 178 विमान एक साथ खड़े होने की क्षमता होगी। साल 2024 में एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाएगी। वहीं इसका 4 चरणों में निर्माण पूरा होगा। ये एयरपोर्ट 6,200 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा और इस पर कुल 29,650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं और देहरादून में पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीते दिनों 1 महीने में प्रधानमंत्री 2 बार उत्तराखंड आ चुके हैं और ये 7 अक्टूबर को ऋषिकेश पीएम आए थे और 4 नवंबर को उन्होंने केदारनाथ की यात्रा भी की थी। माना जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी चुनावी सियासत गरमाने के लिए उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश में भाजपा ने 60 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भाजपा ने कांग्रेस और बसपा को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की महिला विधायक अदिति सिंह भाजपा में शामिल हो गई हैं। उनके साथ बसपा से निष्कासित विधायक वंदना सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर अदिति सिंह ने एबीपी गंगा से कहा कि कांग्रेस से बगावत मैंने कभी मीडिया से नहीं छिपाई और पीएम मोदी और योगी से प्रेरित होकर मैं भाजपा में शामिल हुई हूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से बागी नहीं हुई। अदिति सिंह कांग्रेस से बागी तो 2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन आज बीजेपी का ये पटका पहना दीजिए। पहले पटका दिखाइए। आज इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। 2 साल पहले ही आप बागी हो गई थी, लेकिन ज्वाइन आज की भी। मैं बागी नहीं हुई थी, आप लोग ने बागी बना दिया था। मैं तो अपनी स्टेटमेंट्स देती थी, जो मुझे समझ में आता था या नहीं समझ में आता था। मैंने कभी मीडिया से छुपाया नहीं, हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखी। बागी वाला टाइटल आप लोगों ने दे दिया। तो पार्टी ने नोटिस भी दिया बहुत बार। पार्टी ने नोटिस भी दिया, बेशक पार्टी ने नोटिस भी दिया। और आज ये हमने निर्णय लिया है और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं उनकी कार्यशैली से बहुत बहुत प्रभावित हूँ।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, जो जितनी वो मेहनत करते हैं और जितना ईमानदारी से काम करते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि इसी तरीके से काम करती हूँ। 5 साल में आप लोगों ने भी मेरी कार्यशैली देखी है, तो मेरा बस यही प्रयास रहेगा कि कांग्रेस ऐसे वक्त आपने छोड़ दी जब प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही 40% टिकट महिलाओं को देंगी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये स्लोगन दिया और आपने कांग्रेस छोड़ दी। सबसे पहली चीज़ उस स्लोगन का मैं कहना चाहूँगी कि जब वो 40% टिकटें पंजाब में, उत्तराखंड में और अदर इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में जब देंगी, तभी मैं उस स्टेटमेंट का लोहा मानूंगी, क्योंकि उनको पता है उत्तर प्रदेश में उनका कुछ बनना है नहीं। पिछली बार 7 सीटों में सिमट के रह गए थे, वो भी उनमें से एक मैं भी जी, आप सीट थी जी। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर वाकई वो इस स्टेटमेंट को लेके गंभीर थी या इस योजना को लेके गंभीर थी, तो सबसे पहले इनको लागू करना चाहिए था पंजाब में। 22 में भी वहीं से आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये आपने सुना क्या कहना है अदिति सिंह का। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जो वादे कर रही, जो बातें कर रही, उन्हें उन स्टेट में लागू करना चाहिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है। पहले वहां पर लागू करें और उसके बाद वो इस तरह की घोषणाएं करें। आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, उससे प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है और 2022 में उसी सीट से यानी रायबरेली सदर सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगी। वहीं बसपा से निष्कासित वंदना सिंह भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। एबीपी गंगा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बसपा में मेरा पक्ष नहीं सुना गया। वंदना ने कहा कि भाजपा मेरे लिए मंदिर है और आज उसमें मैंने प्रवेश किया। मैं सगड़ी सीट से जीतकर दिखाऊंगी और इस समय महिलाओं पर भगवा का नशा चढ़ा है। बीएसपी छोड़कर वंदना सिंह जो सगड़ी से विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। इनके पति सीपू सिंह भी विधायक थे, 2013 में उनकी हत्या हुई थी। ससुर राम प्यारे सिंह बड़े नेता रहे और अब वंदना सिंह आज बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, वंदना जी बीएसपी से आप विधायक रही, आपको टिकट दिया, आप जीती 17 में, लेकिन आज आपने बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या वजह है सबसे बड़ी इसके पीछे? देखिए, वजह मुझे बीएसपी नहीं छोड़नी थी, लेकिन एक गलत न्यूज के चलते मुझे मेरा पक्ष नहीं सुना गया, मुझे मेरी गलती नहीं बताई गई और मुझे पार्टी से निलंबित कर दिया गया। तो उससे मैं दुखी थी पार्टी से। बहन जी से आपने संपर्क भी किया? मैंने संपर्क करने की कोशिश की, वो मिली नहीं और मैंने खंडन भी किया था न्यूज में और उसको मैंने भेजा भी था सतीश चंद्र मिश्रा जी को, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और मुझे निलंबित कर दिया गया था। आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा। बीजेपी मंदिर है और मैंने आज मंदिर में प्रवेश लिया है, हम सबसे कहेंगे। टिकट वहीं से मिलेगा? क्या हुआ है, क्या बात? मैं महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे टिकट भी मिलेगा और मैं वहां से सगड़ी से बीजेपी सीट से जीत के दिखाऊंगी। 10 में कितनी सीटें इस बार बीजेपी पाएगी? 22 में? मैं तो 4-5 का कर रही हूँ, लेकिन उतने उससे ज्यादा भी हो सकता है। महिलाएं जुड़ेंगी आजमगढ़ की? बिल्कुल, महिलाएं तो चिल्ला रही हैं, उनके ऊपर तो भगवा रंग का नशा छाया हुआ है। इंसाफ मिलेगा? पति की जो हत्या हुई थी, मुझे भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा। तो ये आपने सुना क्या कहना है वंदना सिंह का। साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी एक मंदिर है, आज उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया है और उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। और साफ तौर पर कह रही कि आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो ध्वस्त होगा और इस बार वहां बीजेपी का कमल खिलेगा। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। वहीं भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि अभी बहुत से लोग भाजपा में शामिल होने के लिए कतार में हैं और भाजपा के पास कई नेताओं की सूची है। आगे देखिए होता है क्या। विधायक वंदना सिंह और कांग्रेस की रायबरेली सदर से विधायक अजय सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया। हमारे साथ ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी 2 विधायक तो आ गए, अभी तमाम सारे ऐसे लोग हैं। निश्चित तौर पर पार्टी के पास ऐसे लोगों की सूची है। पार्टी सम्यक विचार कर रही। स्क्रीनिंग कमेटी का काम ही ये है कि उसको हर पहलू से जांच करनी चाहिए कि पार्टी के लिए कहीं कोई नुकसानदेह तो नहीं होगा। और इस क्रम में पार्टी विचार विमर्श करने के बाद ये स्क्रीनिंग कमेटी अपने प्रदेश नेतृत्व को सूची दे रही है और प्रदेश नेतृत्व जिस पर अंतिम मोहर लगाकर हमको देगा उसकी हम ज्वाइनिंग करेंगे। और भी लोग हैं? बहुत कुछ बड़ी संख्या है। और भी लोग ज्वाइन? आगे देखिए होता है क्या। तो ये आपने सुना क्या कहना ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहा है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्यू में हैं और सभी लोग धीरे धीरे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कैमरे से प्रमोद साहब, अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। 2017 में कांग्रेस और 2019 में बसपा से गठबंधन करके बड़ा नुकसान झेल चुके अखिलेश यादव ने रणनीति बदलते हुए 2022 के लिए छोटे दलों के साथ
जोड़ना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल में ओपी राजभर और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के बाद अब सपा और आम आदमी पार्टी के बीच भी गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। सोमवार को मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई, मंगलवार को राम गोपाल यादव को पुस्तक विमोचन की शुभकामनाएं और बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात। इसी मुलाकात के बाद आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने समाजवादियों की संगत के राज से पर्दा उठाते हुए बता दिया कि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की दिशा में बढ़ रही है। गठबंधन हो ही जाएगा, बातचीत सारी हो चुकी है, या अरविंद केजरीवाल जी उसमें सहमति जब देंगे तब इसकी घोषणा होगी? मुझे लगता है कि इसके बारे में जब अंतिम कोई बातचीत होगी तो जरूर आपको बताएंगे। आज के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि 1 घंटे की अच्छी और सार्थक मुलाकात हुई, बातचीत हुई है। जब इस पर कोई अंतिम निर्णय होगा तो आपको बताएंगे। तक हो जाएगा? जल्दी ही कुछ संभावनाएं हैं, बातचीत अंतिम दौर में पहुंचेगी। हालांकि यही आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहले तक अकेले ही पूरे यूपी में ताल ठोकने का दम भर रही थी, लेकिन यूपी की हवा भांप चुके संजय सिंह को पता है कि यूपी में अपने बूते भाजपा से लड़ना फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए टेढ़ी खीर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव साइकिल के पीछे झाड़ू क्यों बांधना चाहते हैं? इसके पीछे की 3 बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। पहला, दिल्ली से लगे गाजियाबाद नोएडा की सीटों पर आम आदमी पार्टी खुद को मजबूत मानती है। दूसरा, कई शहरी सीटों पर भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की उम्मीद समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को है। और तीसरा, कई पार्टियों के साथ आने से सपा के पक्ष में माहौल बनता हुआ अखिलेश यादव को नजर आने लगा है। यही वजह है कि तेजी से बदलते समीकरणों को देखते हुए सीट टू सीट मार्किंग की नीति पर चल रहे अखिलेश 22 में बाइसिकल के नारे को अमली जामा पहनाने के लिए आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन के प्लान को जमीन पर उतारने में जुट गए हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। तो भारतीय नागरिक परिषद ने बेटी बचाओ संदर्भ कन्या भ्रूण हत्या विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए लड़का लड़की में कोई भेद नहीं। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने इसके लिए जागरूकता पर जोर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने युवा लेखन सपन सक्सेना की पुस्तक दी 10th रिडल का विमोचन भी किया। इस कार्यक्रम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर, भारतीय नागरिक परिषद के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री और महामंत्री रीना त्रिपाठी भी मौजूद रही। बहुत बड़े लोग होते हैं, पैसे से बड़े लोग, विचार से बड़े लोग, उन लोगों के अंदर ये भावना शायद कम होती है कन्या भ्रूण हत्या की। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत कम मिलेगा। एक औलाद है, एक ही लड़की है, उसी से खुश हैं। एक ही बच्ची हुई तो उससे भी खुश हैं। बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। सबसे पहले महिलाओं को, मतलब जो हम बहनें हैं, हमें अपने आप को सशक्त करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका हम फर्क करें। छोटे छोटे बदलाव जीवन में जिस प्रकार से खुशियां देने का काम करते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी जागरूकता परिवारों में बड़ों के माध्यम से या छोटों के माध्यम से या आसपास के माध्यम से जो हमें मिलती है, वही बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। महंगाई की मार से जनता परेशान है। इस बीच टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई जगहों पर टमाटर 100 रुपए तक बिक रहा है। एबीपी गंगा ने नोएडा के सेक्टर 12 में सब्जी मार्केट का जायजा लिया, जहां टमाटर 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। टमाटर की कीमतों में उछाल के कारण अब ये लोगों के किचन से बाहर होता जा रहा है। इस दौरान एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने लोगों से खाने पीने की चीजों की कीमतों के बारे में बातचीत की। महंगाई की मार से किचन का बजट बिगड़ चुका है और स्थिति ये हो गई है कि अब किचन से टमाटर भी गायब होने लगा है।
इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 12 स्थित मार्केट में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये सब्जी मंडी है और किस तरीके से यहां टमाटर तो दिख रहा है, लेकिन अब लोगों के किचन से टमाटर गायब होने लगा है, क्योंकि टमाटर शतक मार चुका है। 100 रुपए केजी टमाटर बिक रहा है। यही वजह है कि लोग टमाटर अब खरीदना बंद कर चुके हैं और जो लोग टमाटर 2 किलो 3 किलो हफ्ते में खरीदते थे, आज वो आधा किलो और 1 किलो में काम चलाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है और लगातार जिस तरीके से खाने पीने की चीजों में महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर के आम जनता त्रस्त है और लगातार गुहार लगा रही है कि कम से कम महंगाई नियंत्रित हो। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टमाटर 100 रुपए केजी हो गया है, क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया अब है ना, मतलब अब तो खाना पीने की चीज़ें भी महंगी इतनी हो गई हैं। टमाटर नहीं है, और भी वैसी चीज़ें सब्जी महंगी हैं। महंगाई है, इतना महंगाई है कि आदमी खरीद ही नहीं पा रहा है। बहुत मुश्किल से समझिए कि हिम्मत करके आता है तो 100-200 ग्राम 250 ग्राम ले जाता है। पैसे नहीं है जेब में। टमाटर वैसे है, आलू वैसे, प्याज, मतलब कोई आइटम ऐसा नहीं है जो सस्ता है। नोएडा में टमाटर के दामों में आग लगी हुई है। यही वजह है कि आम जनता अब टमाटर को भी फूंक फूंक कर खरीद रही है, क्योंकि महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है और गुहार लगा रही है कि कम से कम सरकार महंगाई में थोड़ी नरमी लाए ताकि आम जनता अपना गुजर बसर कर सके। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।